चलें एक बार इसको भी पूरा कर लें। मैं एक बार पिछला सेशन जो गया उसको मैं 5 मिनट में पूरा रिवीजन कर देता हूं। 5 मिनट में पाठ्य साक्षरतात्मक गतिविधियां हमने किसको कहा? क्या एक दिमाग में आपके क्या एक नैरेटिव आपका बना पाठ्य साक्षरतात्मक गतिविधियों को लेकर के? पाठ्य साक्षरतात्मक गतिविधियां ऐसी होंगी जो पाठ्य गतिविधियों के साथ साथ चलेंगी, पाठ्य क्रियाओं के साथ साथ, लेकिन इनका मूल जो उद्देश्य होगा वो क्या होगा? जो विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति में पाठ्य क्रियाओं की सहायता करें। और ये सहायता वो जो करेंगी, जो तरीका इनका रहेगा औपचारिक ना होकर के अनौपचारिक रहेगा, अनौपचारिक तरीका। और ये आप देख रहे हैं, जैसे हमने विज्ञान क्लब हमने देखा है, हमने विज्ञान के मेले हमने देखे हैं, तो विज्ञान में आप बच्चों की सृजनात्मक गतिविधियों का पोषण क्लास में उतना नहीं कर पा रहे हो जितना आपने विज्ञान मेला आयोजित करा के कर दिया। चित्र चार्ट मॉडल में बच्चा विज्ञान के मॉडल बनाने में जो रुचि ले रहा है, विज्ञान क्लब में वो जिन जिन गतिविधियों में भाग ले रहा है, वो कोई सी भी गतिविधियां हो, वो सारी गतिविधियों में बच्चा विज्ञान को ही सीख रहा है एक्चुअल में, और विज्ञान शिक्षण से। लेकिन एक प्रश्न जो मैं अभी बैठा था मुझे बड़ा अच्छा याद आया था मुझे किसी बच्चे ने, और जब बच्चे कभी ऐसा गहन प्रश्न पूछते वो मेरे दिमाग में छप जाता है, वो बच्चा भी छप जाता है मेरे दिमाग में कि ये बच्चा देखो ऐसा प्रश्न। एक बच्चे ने मुझे ये पूछा था कि सर आपने उद्देश्य हमको जो पढ़ाए हैं, है ना, जो उद्देश्य हमको पढ़ाए हैं उसमें विशिष्ट और सामान्य उद्देश्य आपने पढ़ाए हैं, सामान्य जो दीर्घगामी उद्देश्य है, और आप यहाँ पे लिखा रहे हो। अभी मैं बैठा बैठा उसके ही प्रश्न को याद कर रहा था, वो उत्कर्ष की किसी बैच का स्टूडेंट था, और कितना अच्छा उसके प्रश्न मेरा दिल छू लिया था। उसने कहा कि सर जो पाठ्य क्रियाओं के साथ साथ चल रही है, आपने कहा पाठ्य साक्षरतात्मक गतिविधियां, तो हम पाठ्य क्रियाओं में तो जो उद्देश्य प्राप्त कर रहे हैं रोज, वो तो हम विशिष्ट उद्देश्य प्राप्त कर रहे हैं, तो क्या इस बात को हम कह सकते हैं क्या कि ये पाठ्य साक्षरतात्मक गतिविधियां हैं, ये विज्ञान शिक्षण के जिन उद्देश्यों को प्राप्त कर रही है वो सामान्य उद्देश्य की कैटेगरी वाले हैं? तो मैंने कहा कि यस, पाठ्य साक्षरतात्मक गतिविधियां बालकों के चिंतन का, सृजनात्मक प्रवृत्तियों का, उनके अमूर्तता का, उनकी कल्पना शक्ति का, इन सब चीजों, उनके दृष्टिकोण का जो विकास कर रही हैं, ये विज्ञान शिक्षण के उच्चतर उद्देश्य हैं, उच्चतर उद्देश्य है ना, उच्चतर उद्देश्य है। और ये बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि वहां पे बच्चा पर्टिकुलर एक छोटे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए काम नहीं कर रहा है, वो जो काम हो रहा है वहां पे बच्चों के उच्चतर उद्देश्य, अब रुचि का विकास होना, रुचि का विकास होना, चिंतन का विकास होना, दृष्टिकोण का बनना, ये हमने वहां पे किस श्रेणी में रखे थे आपको याद है? याद है कि वो वाष्पन हो गया दिमाग से। हमने वहां पे चिंतन का, अमूर्त चिंतन का, दृष्टिकोण का, इन सबको हमने रखा था सामान्य उद्देश्य, याद है ना, सामान्य उद्देश्य में रखा था। और ये सामान्य उद्देश्य, तो इस चीज को लिख लो, मुझे उसका प्रश्न याद आ रहा था। तो कहां पे लिखेंगे? जहां पे हमने पाठ्य साक्षरतात्मक गतिविधियों को परिभाषित किया है ना, तो बच्चे का प्रश्न मुझे इसलिए याद आ गया। हमने जहां पाठ्य साक्षरतात्मक गतिविधि, वो साइंस क्लब स्टार्ट करने से पहले कहीं भी जगह हो वहां पे लिख लेना, है जगह तो है ना कहीं लिखो, पाठ्य साक्षरतात्मक गतिविधियां, पाठ्य साक्षरतात्मक गतिविधियां, पाठ्य साक्षरतात्मक गतिविधियां विज्ञान शिक्षण के उच्चतर उद्देश्यों, उच्चतर को अंडरलाइन करना, पाठ्य साक्षरतात्मक गतिविधियां विज्ञान शिक्षण के उच्चतर उद्देश्यों की प्राप्ति में, उच्चतर उद्देश्यों की प्राप्ति में सर्वाधिक सहायता करती हैं, उच्चतर उद्देश्यों की प्राप्ति में सर्वाधिक सहायता करती है, सर्वाधिक सहायता करती है। और ये उच्चतर उद्देश्य, इसको आप समझ लेंगे, उच्चतर उद्देश्य जिसको हमने क्या कहा था पहले? सामान्य उद्देश्य। उच्चतर उद्देश्य को हमने कहा था सामान्य उद्देश्य। ये जो उत्तर देने में आप जो टाइम ले रहे हो, अभी जो क्विज में मैं बात कर रहा था,
इससे पता लगता है ज्ञान को ग्रहण करने की तीव्रता और अनुक्रिया देने की तीव्रता। ये त्वरितता आपके अंदर थोड़ी सी कम है, पर कोई ऐसी बात नहीं है, हर चीज जो कम है वो बहुत आराम से सुधारी जा सकती है। आपके पास इतना पर्याप्त समय है कि आप पॉलिश हवा करके इतने शानदार बन जाओगे, मैं आपको बता रहा हूं। और पॉलिश का काम आपको लगातार करना है। लिखना शुरू करें एक बार मैं उसको पूरा करा दूं। तो एक तो होते हैं प्रत्यास्मरण प्रश्न, हो गए प्रत्यास्मरण प्रश्न पूरे हो गए, लिखा दिया। लास्ट वाक्य क्या था, लास्ट वाक्य बताओ। हाँ, इससे उनकी प्रतिक्रिया देने में त्वरितता, समय लिए जो समय लिया जाता है उसका भी आकलन किया जाता है। इसके साथ साथ ज्ञान की सजगता, स्मरण शक्ति, इन सबका परीक्षण होते ही होता है, ठीक है ना। दूसरे लिखो व्याख्यात्मक प्रश्न। अच्छा, मैं इसको हटा के खांस लूंगा यार, अब मैं क्या करूं, आ रही है खांसी, ये तो अंदर से आ रही है। व्याख्यात्मक प्रश्न, पहले प्रत्यास्मरण, दूसरे नंबर के व्याख्यात्मक प्रश्न। लिखिए, विज्ञान की क्विज में इस प्रकार के प्रश्न रखे जाने का उद्देश्य, विज्ञान की क्विज में इस प्रकार के प्रश्न रखे जाने का उद्देश्य बालकों की विश्लेषणात्मक क्षमता तथा संश्लेषणात्मक क्षमता के साथ साथ उनके आलोचनात्मक दृष्टिकोण, आलोचनात्मक दृष्टिकोण का भी आकलन करती है। क्विज में एक तो प्रश्न होते हैं प्रत्यास्मरण प्रश्न, एक होते हैं व्याख्यात्मक प्रश्न। प्रत्यास्मरण प्रश्न जहां इस बात की जांच करेंगे कि बालकों को ज्ञान को लेकर के कितनी सजगता है, स्मरण शक्ति कितनी है, यानी कि प्रत्यास्मरण की क्षमता कितनी ज्यादा है, त्वरितता कितनी है प्रतिक्रिया देने में। वहीं व्याख्यात्मक प्रश्न जो क्विज में शामिल किए जाते हैं, ये क्विज के प्रकार के, अभी हम प्रश्न बनाते समय क्या क्या ध्यान रखना होता है इसका भी दूसरा पार्ट अभी हम लिखेंगे। पहले प्रश्नों के प्रकार लिख लें। तो प्रश्नों में इस प्रकार के प्रश्न भी शामिल होते हैं, और ये प्रश्न बालकों की विश्लेषणात्मक क्षमता का मतलब है कि वो विज्ञान की किसी अवधारणा के कितने गहरे तक और कितने टुकड़ों तक जा सकते हैं, कितने अंदर तक जा सकते हैं। और संश्लेषणात्मक का मतलब होता है वो कई सारी चीजों को मिला करके एक नए निष्कर्ष का सृजन कैसे कर सकते हैं। विश्लेषण संश्लेषण दोनों एक दूसरे की विपरीत प्रक्रिया होती है। विश्लेषण में आप खंड खंड पे बात करते हो, संश्लेषण में खंडों को जोड़ करके एक नवीन निष्कर्ष की बात करते हो, और ये दोनों क्षमताओं का आकलन किया जाता है। साथ ही साथ बच्चों का आलोचनात्मक दृष्टिकोण कितना है इसका भी होता है। और तीसरी प्रकार के प्रश्न जो शामिल होते हैं उत्तरदायित्व संबंधी प्रश्न। उत्तरदायित्व संबंधी प्रश्न, उत्तरदायित्व संबंधी प्रश्न, तो ये उत्तरदायित्व संबंधी प्रश्न, ये जो तीसरे प्रकार के प्रश्न होते हैं ये उन दोनों प्रकार के प्रश्नों से अलग हटके हैं, क्योंकि वो दोनों प्रकार के प्रश्न वो विज्ञान की पाठ्यचर्या से सीधे सीधे जुड़े हैं। मैंने आपको प्रश्नोत्तरी में पहले लिखा दिया कि इसमें काम तो पाठ्य साक्षरतात्मक गतिविधि के तौर पर हो रहा है, लेकिन मुख्य काम जो होता है वो विज्ञान के कंटेंट पर होता है। तो आपने विज्ञान के ऐसे प्रश्न लिए प्रश्नोत्तरी में, पहले प्रकार के जो उनका भी संबंध विज्ञान से ही जुड़े हैं, विज्ञान की अवधारणाओं से।
दूसरे प्रकार के व्याख्यात्मक प्रश्न लिए, उनका भी संबंध विज्ञान के कंटेंट से है। तीसरे प्रकार के प्रश्न होते हैं उत्तरदायित्व संबंधी। ये बालकों के विज्ञान के विषयों की जानकारी का परीक्षण नहीं करते हैं। ये विज्ञान से जुड़े बालकों के भावात्मक पक्ष के गुणों से संबंधित होते हैं। उत्तरदायित्व संबंधी का मतलब है बालकों से विज्ञान से ही रिलेटेड कुछ इस प्रकार के प्रश्न किए जाएंगे जो विज्ञान के ज्ञान की क्षमता का आकलन करने के लिए नहीं है, उनके भावात्मक पक्ष से जुड़े, यानी कि वो कुछ चीजों में अपने आप को कहां देखते हैं, अपनी सहभागिता को कहां देखते हैं। देखो इस प्रकार के प्रश्न हाँ मैं दे रहा हूं। इस प्रकार के प्रश्न बालकों के भावात्मक पक्ष से जुड़े होते हैं। इस प्रकार के प्रश्न बालकों के भावात्मक पक्ष से जुड़े होते हैं, जो बालकों की वैज्ञानिक रुचियों कौमा दृष्टिकोणों कौमा भावनाओं कौमा अभिप्रेरणा स्तर तथा कार्यकुशलता का आकलन करते हैं। तो जैसे आपने कहा एक प्रश्न, देखो ये जो प्रश्न होंगे ये भावात्मक पक्ष से संबंधित होंगे। आप एक वैज्ञानिक बनना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? अगर बालक इसके जवाब में कहता है कि हाँ मैं बनना चाहता हूं, ये उसकी अभिरुचि का कहीं प्रतीक है। एक वैज्ञानिक बनकर के आप देश की सेवा कैसे करोगे, ये आपके भावात्मक पक्ष से संबंधित है। वो आपके कई अभिप्रेरणा स्तर को आप विज्ञान के आविष्कारों में कितनी रुचि लेते हैं, ये आपकी रुचि से संबंधित है। ये विज्ञान का प्रश्न नहीं है कि आर्किमिडीज ने उत्प्लावकता का सिद्धांत क्या दिया या न्यूटन का गति का दूसरा नियम क्या है, ऐसा प्रश्न नहीं है। ये प्रश्न आपके भावात्मक पक्ष से संबंधित होता है। उत्तरदायित्व संबंधी प्रश्नों में इस प्रकार के प्रश्न, बाकी दोनों प्रकार के प्रश्नों में विज्ञान के कंटेंट से जुड़े प्रश्न होते हैं। और ये तीनों प्रकार के प्रश्न जब बनाए जाते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है। वो बातों का ध्यान रखा जाता है, ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इसमें कि साइंस क्विज में प्रश्नों के निर्माण में किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। देखो इसके अंदर मैं कुछ चीजें आपको नोट करा देता हूं, कुछ बिंदु हैं। लेकिन विज्ञान प्रश्नोत्तरी में प्रश्नों का निर्माण करते समय निम्न तथ्यों को ध्यान में रखा जाता है। नंबर 1, निम्न तथ्यों को ध्यान में रखो। इसमें भी हंसने की बात है यार। निम्न तथ्यों को ध्यान में रखा जाता है। सुबह तो बहुत ज्यादा हो रही थी, अभी तो फिर भी कंट्रोल है। निम्न तथ्यों को, नंबर 1 पहला लिखो, प्रश्न बालकों के स्तर के अनुकूल हों। प्रश्न बालकों के स्तर के अनुकूल हों ताकि उनसे प्राप्त होने वाले उत्तरों को विश्वसनीय एवं वैध माना जा सके। ताकि उनसे प्राप्त होने वाले प्रश्नों को विश्वसनीय एवं वैध माना जा सके।
मैंने साइंस क्विज का आयोजन किया है। मैं विज्ञान का टीचर हूं स्कूल में, और मैंने उसमें वर्ग, और आपको देखो ये पता है, वैसे मैं आपको बता दूं, शायद मैं इसीलिए पूछ रहा था कुछ प्रकार, जब स्कूलों में ये आयोजन होते हैं ना, तो आरएससीईआरटी का एक नियम है, वो 2 वर्ग बनाती है, एक जूनियर वर्ग और एक सीनियर वर्ग। जूनियर वर्ग में 6-7-8 के बच्चे रखे जाते हैं, और सीनियर वर्ग में रखे जाते हैं 9 से 12 के बच्चे। अब आप 6-7-8 के बच्चों से साइंस क्विज में अगर आप 9-10 वाले प्रश्न अगर आप पूछ रहे होंगे, तो इससे जो परिणाम आएगा, बच्चे, ज्यादातर बच्चे तो उन प्रश्नों के उत्तर पे सरेंडर ही होंगे, तो परिणाम जो आएगा वो परिणाम विश्वास ही नहीं आएगा। तो इसलिए प्रश्न जो है बच्चों के स्तर के अनुकूल है, जो आप जिस वर्ग में काम कर रहे हैं उसी स्तर के अनुकूल होना चाहिए। नंबर 2, प्रश्नों में क्रमबद्धता हो। प्रश्नों में क्रमबद्धता हो अर्थात प्रश्नों में क्रमबद्धता हो अर्थात प्रश्न सदैव अंडरलाइन करो आगे, प्रश्न सदैव सरल से कठिन के क्रम में पूछे जाएं। नंबर 3, विषय से संबद्धता। विषय से संबद्धता विषय से संबद्धता लिखे। प्रश्न बालकों की विषय से संबद्धता, हाँ इसी में लिखो, हाँ इसको थोड़ा सा मैं क्लियर करा देता हूं। विषय से संबद्धता इसी में लिख लो डैश करके। प्रश्न बालकों की विज्ञान की पाठ्यचर्या में से ही लिए जाए। पाठ्यचर्या में से ही लिए जाए ताकि उन्हें उत्तर तैयार करते समय अन्य संदर्भ सामग्री का सहारा न लेना पड़े। कल तो एक बच्चा, कौन पूछ रहा था मेरे से, सर संदर्भ सामग्री क्या होती है? कल किसे पूछा था मेरे से? तो मैं से पूछा था किसी ने क्लास से निकल के, संदर्भ सामग्री क्या होती है? संदर्भ सामग्री क्या होती है? क्या होती है संदर्भ सामग्री? संदर्भ सामग्री होती है जो पाठ्यपुस्तकें आपकी हैं उससे हट करके कोई और पुस्तक जिसका सहारा आप अपने अध्ययन को विस्तार देने के लिए दे रहे हो, वो संदर्भ सामग्री है। ऐसी छोटी बातों को तो मत पूछा करो ना। अगला लिखो, प्रश्नों की भाषा जटिल ना हो। प्रश्नों की भाषा जटिल ना हो। प्रश्नों की भाषा जटिल ना हो। क्विज में इतनी जल्दी जल्दी उत्तर प्रश्नोत्तरी में लिए दिए जाते हैं कि आपको प्रश्न की पुनरावृत्ति नहीं करनी चाहिए। मतलब आप प्रश्न जब क्विज में पूछते हैं बच्चों से, तो एक बार में प्रश्न पूछा जाता है प्राय, और एक बार में पूछा जाएगा, यानी कि प्रश्न को स्पष्ट नहीं करना पड़ेगा, प्रश्न का अर्थ ये है, तो उसकी भाषा सरल होनी चाहिए। ये क्विज का नियम होता है। और एक और लिख लो, प्रश्न ज्यादा लंबे ना हो। प्रश्न ज्यादा लंबे ना हो। क्विज में ध्यान रखो, कभी लंबे प्रश्न नहीं बनते हैं। प्रश्न ज्यादा लंबे ना हो। ये क्लियर हो गया? अब विज्ञान की प्रश्नोत्तरी बच्चों में किन गुणों का विकास करती होगी?
शीर्षक डालो छोटा सा, विज्ञान प्रश्नोत्तरी के लाभ। विज्ञान प्रश्नोत्तरी के लाभ। अब ये आप मुझे बताएंगे किन गुणों का विकास करती होगी। साइंस क्विज के लाभ। बताओ क्या क्या लाभ होते होंगे आपके। साइंस क्विज में आपके साथ खेल रहा हूं, मैं आपसे तीनों प्रकार के प्रश्नों पे काम कर रहा हूं। पहले वो छोटे छोटे प्रत्यास्पण प्रश्न है ना, तो मैंने वहां पे कोई सा भी प्रश्न अगर आपसे मान लीजिए पूछ लिया, विज्ञान का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, बायो का, और ऐसे ऐसे कई सारे प्रश्न, एक फॉर्मेट अपन ने बना लिया है। वहां पे मैं ऐसे प्रश्न भी पूछ रहा हूं जो छोटे हैं, प्रत्यास्पण वाले हैं। वो इधर मैंने पूछा उधर आपने उत्तर दिया, इधर मैंने पूछा उधर आपने उत्तर दिया, और फिर बाद में मैंने अपने क्विज में वो विश्लेषणात्मक प्रश्न भी लिए, व्याख्यात्मक प्रश्न, बाद में उत्तरदायित्व वाले प्रश्न भी लिए। बताइए इससे बालकों में इस गतिविधि से, ये तो पाठशास्त्रात्मक गतिविधि है, इस गतिविधि से बालकों में किन गुणों का, और परीक्षा में ये प्रश्न ज्यादा ऊपर के दोनों खंडों से ज्यादा इंपोर्टेंट यहां से बनेगा प्रश्न कि विज्ञान में विज्ञान प्रश्नोत्तरी आयोजित करने के निम्न में से क्या लाभ होते हैं, या बालकों में विज्ञान प्रश्नोत्तरी निम्न में से किसका एक विकास करती है या किसका नहीं। हाँ, तार्किक क्षमता का विकास, बिल्कुल ठीक बात है, बात कनेक्ट हो रही है, बिल्कुल सही बात है। और तार्किक क्षमता का विकास हम बिल्कुल लिखेंगे, लेकिन इससे पहले वाला आइटम आए। हाँ गुड, देखो ध्यान रखो, प्रश्नों के उत्तर देने में बच्चे की जिस एक क्षमता का सबसे पहले विकास होता है वो होता है बालक के संप्रेषण कौशल का, यानी कि अभिव्यक्तिशीलता का। अच्छा आप ये देखो, मैं शायद आपके साथ वाद विवाद जो होती है, वाद विवाद के आयोजन में साइंस में भी होते हैं, साइंस की डिबेट होती है। वाद विवाद बालकों में 2 गुणों का, बाकी 10 गुणों का विकास करें, वो 10 गुण बाद के हैं, लेकिन वो 2 गुण सबसे पहले विकसित होते हैं बालकों वाद विवाद में। आपको हर चीज से जुड़ा जो सबसे पहला प्रथम सर्वोपरि गुण है वो आपको ध्यान रखना है। वाद विवाद हो रहा है, साइंस में डिबेट हो रही है, वो बालकों में किन 2 चीजों का सबसे पहले विकास करेगी। एक तो यही जो आपने कहा, हर वो चीज जिसमें बच्चे को उत्तर देना है, चर्चा करनी है, वो सबसे पहले उसकी अभिव्यक्ति यानी कि संप्रेषण क्षमता का। दूसरा नहीं, वाद विवाद में हाँ सजगता का होगा, ये तीसरे चौथे पांचवें नंबर पर जाएगा। जो 2 सबसे बड़ी चीज है, पहले हम देखो आपसे उत्तर में निकलवाऊंगा। वाद विवाद वो चीज है जिसमें आप कोई तर्क दे रहे हैं, तो मैं आपके तर्क को काट रहा हूं, नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे है, हाँ? तो आप फिर मेरी बात को काट रहे हैं कि सर ये ऐसे नहीं ऐसे है, फिर मैं आपके साथ तर्क वितर्क क्षमता का होता है, अभिव्यक्तिशीलता का होता है, एक होता है विश्लेषण क्षमता का। आप तर्क वितर्क तब कर पाते हो जब आपके पास सामने वाले की उत्तर की काट हो, उसके लिए आपके लिए जरूरी है कि उसके आप अंदर गहराई में जाकर के आपने अध्ययन किया हो। तो वाद विवाद के 2 सबसे ज्यादा प्रमुख गुण जब भी पूछे जाते हैं तो विश्लेषण क्षमता और संप्रेषण कौशल के विकास के लिए सबसे ज्यादा होती है। तर्क वितर्क को हम दूसरे नंबर पर रखेंगे, यहां भी हम तर्क वितर्क को शामिल करेंगे। ये सबसे पहले नंबर 1 लिखो। बालकों के संप्रेषण कौशलों, बालकों के संप्रेषण कौशलों अर्थात अभिव्यक्ति क्षमता का विकास करने में, अर्थात अभिव्यक्ति क्षमता का विकास करने में। नंबर 2, बालकों को तार्किक एवं चिंतनशील बनाने में, बालकों को तार्किक एवं चिंतनशील बनाने में, तार्किक एवं चिंतनशील बनाने में। नंबर 3, बालकों को विज्ञान की विषय वस्तु, बालकों को विज्ञान की विषय वस्तु के प्रति जागरूक, विज्ञान की विषय वस्तु के प्रति जागरूक और अद्यतन, विषय के प्रति जागरूक और अद्यतन
अद्यतन मतलब अद्यतन रखने में। नेक्स्ट, अगला, विज्ञान की अवधारणाओं को विज्ञान की अवधारणाओं को रोचक रूप से ग्रहण करने में। विज्ञान की अवधारणा को रोचक रूप से ग्रहण करने में। ये विज्ञान की प्रश्नोत्तरी के लाभ होते हैं। और लास्ट लिख लो, क्षेत्रीय भ्रमण, फील्ड ट्रिप। फील्ड ट्रिप ये भी ऐसा कोई खास नहीं है, आपके सिलेबस में रख दिया है, बिंदु ऐसा कोई खास है नहीं। इसमें मतलब कोई ऐसे कोई आंकड़ों की या तार्किकता की या वो उसकी बात नहीं आएगी, सिंपल एक बात है। चले, क्षेत्र भ्रमण क्या होता है? शाबाश शाबाश, अच्छी बात आ रही है। प्रत्यक्ष और यथार्थ या वास्तविक अनुभूतियों को करने में। दूसरा सवाल यह है, अच्छी बात, बिल्कुल सटीक बात बोली है, क्षेत्र भ्रमण के पीछे जो निहित उद्देश्य है वो निहित उद्देश्य के बालक यथार्थ और प्रत्यक्ष और वास्तविक अनुभवों को ग्रहण करें, मतलब जाकर के देखें। लेकिन दूसरा सवाल यह है कि इसकी आवश्यकता क्यों, विज्ञान में क्या आवश्यकता महसूस होती है कि इसकी, ऐसा क्यों है कि हमको इसकी आवश्यकता पड़ी? हाँ, प्रत्यक्ष ज्ञान स्थायी होता है, वो ठीक है, लेकिन आप सोच एक स्थिति की कल्पना करके देखें कि एक विज्ञान का शिक्षक बालकों को विज्ञान पूरी तरीके से सैद्धांतिक तौर पे दिए जा रहा है, सैद्धांतिक तौर पे, विद्यालय के अंदर प्रायोगिक तौर पे। अनेक अवधारणाएं विज्ञान की ऐसी हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको अहमदाबाद की साइंस सिटी का उदाहरण दिया। एक अध्यापक विज्ञान की अनेक अवधारणाओं को जिनको वो सैद्धांतिक तौर पे प्रस्तुत कर चुका है, वो क्षेत्र भ्रमण के लिए साइंस सिटी में बच्चों को ले जाता है, साइंस सिटी में, और वहां जाकर के उस साइंस सिटी में जब आप उदयपुर अगर गए होंगे, अगर आपने फतेह सागर पाल पे देखा होगा, वहाँ एक एक्वेरियम बना हुआ बड़ा शानदार, वो भारत के बड़े प्रसिद्ध एक्वेरियम में से एक बना है, बहुत बड़ा एक्वेरियम बना है। वह एक्वेरियम में आप जाते हैं, आपको मछलियों की न जाने कितनी सारी प्रजातियां और उनके अलग अलग गुणों के बारे में मिलता है। तो आप जब कई जूलॉजी में जब कई अध्ययन कर रहे होते हैं और कई इन चीजों के बारे में जान रहे होते हैं, और वहां जाकर के आप उन सारी चीजों को देखते हैं भ्रमण के तौर पे, या आप प्रत्यक्ष जाकर के, तो सैद्धांतिक ज्ञान को पुष्ट तो खैर करता ही है, लेकिन बालकों को वो जो सैद्धांतिक ज्ञान देते देते जो एक रास्ता, जो एक बोरियत आ जाती है, या ज्ञान से या विषय से कई अरुचि का सा भाव पैदा होने लगता है, ये सबसे बड़ा काम जो क्षेत्र भ्रमण करता है, वो उस रुचि को बराबर से मेंटेन बनाए रखने में सबसे ज्यादा हेल्प करता है। क्षेत्र भ्रमण का अपना एक रोल है, और क्षेत्र भ्रमण का रोल विज्ञान और पर्यावरण और सामाजिक जैसे विषयों में ज्यादा है। आप हिंदी भाषा विषयों की अगर आप बात करें, भाषा विषयों में आपको क्षेत्र भ्रमण के अवसर ज्यादा नहीं दिखेंगे, है ना, कुछ मिल सकते हैं, कुछ एक जगह हो सकती है लेकिन आप सोच के देखो, बालकों को आप संधि समाज दिखाने का ले जाओगे, संधि समाज कारक और वो दिखाने का ले जाओ, कहीं नहीं ले जाओ। लेकिन हाँ, बालकों को विज्ञान के कुछ आविष्कारों को, विज्ञान से जुड़ी कई अवधारणाओं को, पर्यावरण, चूंकि पर्यावरण भी विज्ञान से मिलकर के बना है, पर्यावरण का आधा भाग तो विज्ञान ही है, तो इसीलिए जैसे ये कहा जाता है कि दुनिया का कुछ ज्ञान, वैसे ये कथन ज्योग्राफी के लिए कहा गया विशेष तौर पे, कि भूगोल का कथन, एक बड़ा अच्छा एक स्टेटमेंट दिया एक वैज्ञानिक ने, कि भूगोल का ज्ञान ज्यादा अच्छा मस्तिष्क की बजाय पैरों से लिया जाता है, मस्तिष्क की बजाय पैरों से लिया जाता है। और ये बात आप क्षेत्र भ्रमण के लिए आप लागू करते हो, यानी बहुत सारी चीजें ऐसी, हालांकि विज्ञान के लिए लागू उस तरह से नहीं होंगी क्योंकि भूगोल पूरी तरीके से उन अवधारणाओं पर आधारित है, पर्यावरण बहुत कुछ उन अवधारणाओं पर आधारित है। हमारे विज्ञान का एक बहुत बड़ा पक्ष सैद्धांतिक भी है, तो हम पूरा भ्रमण घुमा घुमा कर नहीं करा सकते, लेकिन आज क्षेत्र भ्रमण का अपना एक विशिष्ट महत्व तो है। वो विज्ञान की कुछ संकल्पनाओं को प्रत्यक्ष और वास्तविक अनुभूतियों के माध्यम से
विद्यार्थियों तक पहुंचाने में उन जटिल अवधारणाओं को, जो जटिल अवधारणाएं सैद्धांतिक तौर पर समझ में नहीं आती हैं, उन्हें जब वो प्रत्यक्ष तौर पर देखता है, वहां से कहीं अधिगम कर पाता है कि अच्छा ये चीज ऐसे है। वो कोई भी चीज हो सकती है। वो आप जैसे अगर बॉटनिकल अगर उस पर बात करें तो जैसे एक और, जैसे आप बॉटनिकल शब्द लिया तो मुझे याद आ गया। अब जैसे कई सारे बॉटनिकल गार्डन होते हैं जहाँ पे कई प्रकार की वनस्पतियां आपको मिलेंगी जो सामान्य तौर पर आपको प्रयोगशाला उसमें नहीं मिलती है, या आपको नर्सरी में नहीं मिलती है। कई सारे बॉटनिकल गार्डन जो आपको मिलेंगे ना, बॉटनिकल गार्डन में आपको वनस्पति के इतने सारे प्रकार आपको मिलेंगे, और वहां पे आप कई प्रकार के शोध अपने पूरे कर सकते, कई प्रकार के आंकड़े वहां से एकत्रित कर सकते हो। उन्हीं चीजों को जब आप सैद्धांतिक तौर पर बॉटनी में पढ़ा रहे होगे तब उतना मजा नहीं आएगा। तो क्षेत्र भ्रमण जो होता है, उदयपुर में एक बना हुआ बॉटनिकल गार्डन भी उदयपुर में है, सज्जनगढ़ फोर्ट के नीचे, है ना, सज्जनगढ़ फोर्ट के नीचे है, वहां पे जू भी बना हुआ है बॉटनिकल गार्डन, उसका नाम ही बॉटनिकल गार्डन है। हालांकि उसमें बॉटनी और जूलॉजी दोनों ही है, जंतु भी हैं उसमें सारे। तो इतना लंबा चौड़ा बना है वो कि जैसे आप जाएंगे तो वो बैटरी वाली, उससे भी आप घूम सकते हैं, बैटरी वाली वो मिलती है। तो टैक्सी वो प्रत्येक व्यक्ति मेरे ख्याल से 100-150 रुपये लेती है शायद। तो लिखना शुरू करेगी। विज्ञान विषय की प्रकृति इस प्रकार की होती है विज्ञान विषय की प्रकृति इस प्रकार की होती है कि उसकी विषय वस्तु का अधिकांश भाग सैद्धांतिक स्वरूप में होता है, सैद्धांतिक स्वरूप में होता है। वहीं अनेकों संकल्पनाएं प्रायोगिक रूप से स्पष्ट की जाती हैं। वहीं अनेकों संकल्पनाएं प्रायोगिक रूप से स्पष्ट की जाती हैं, किंतु विज्ञान की पाठ्यचर्या से जुड़े अनेक विषय क्षेत्र ऐसे भी होते हैं जिन्हें सैद्धांतिक प्रस्तुतिकरण के स्थान पर यदि प्रत्यक्ष एवं वास्तविक अनुभूतियों सैद्धांतिक प्रस्तुतिकरण के स्थान पर प्रत्यक्ष एवं वास्तविक अनुभूतियों के माध्यम से अधिगम कराया जाए तो बालक अधिक प्रभावी रूप से उससे सीख पाते हैं, लंबे समय तक किया गया
कक्ष शिक्षण लंबे समय तक किया गया कक्ष शिक्षण यानी कि केवल क्लासरूम में पढ़ते रहो। जैसे कि कई बार आप पढ़ते पढ़ते इसी कमरे में बोर हो जाते हो। लंबे समय तक किया गया कक्ष शिक्षण बालकों में एक रसता, देखो मैं लिख रहा हूं, बालकों में एक रसता उत्पन्न करता है। बालकों में एक रसता उत्पन्न करता है तथा विषय में रुचि को प्रभावित करता है। तथा विषय में रुचि को प्रभावित करता है। ऐसी स्थिति में विज्ञान की कुछ जटिल संकल्पनाओं को क्षेत्रीय भ्रमण द्वारा स्पष्ट कराया जा सकता है। तथा इसका प्रमुख लाभ यह होता है कि बालक मूर्त रूप में विज्ञान की उन वस्तुओं घटनाओं को देखते हैं तथा उससे सीधा संबंध स्थापित करते हैं। फिर शब्द लगा लो, विज्ञान के संग्रहालय या साइंस सिटी विज्ञान के संग्रहालय म्यूजियम जिसको बोलते हैं, म्यूजियम साइंस सिटी। और साइंस सिटी अकेले अहमदाबाद में नहीं है, लेकिन अहमदाबाद की फेमस है, ध्यान रखो। साइंस सिटी, एक्वेरियम या अन्य स्थान इसके लिए उपयुक्त हो सकते हैं। या अन्य स्थान इसके लिए उपयुक्त हो सकते हैं। लाइन चेंज करके लिखो। क्षेत्र भ्रमण विधि के संबंध में कहा जाता है,
कि क्षेत्र भ्रमण विधि के संबंध में कहा जाता है कि, तो अंडरलाइन करना आगे के स्टेटमेंट को, वो जो स्टेटमेंट अभी बोला था मैंने कि कुछ अवधारणाओं का ज्ञान, कुछ अवधारणाओं का ज्ञान, कुछ अवधारणाओं का ज्ञान मस्तिष्क की अपेक्षा, मस्तिष्क की अपेक्षा पैरों से अधिक अच्छे से ज्ञात किया जा सकता है। मस्तिष्क की अपेक्षा पैरों से अधिक अच्छे से ज्ञात किया जा सकता है। यह कथन क्षेत्र भ्रमण का महत्व दर्शाता है। यह कथन क्षेत्र भ्रमण का महत्व दर्शाता है। लाइन चेंज करो, शीर्षक डालो एक, विज्ञान में क्षेत्र भ्रमण के लाभ। मैं इसके बाद एनसीएफ चालू करूंगा, आपका बहुत इंपॉर्टेंट खंड है वो भी, एनसीएफ 2005, विज्ञान में क्षेत्र भ्रमण के लाभ। हाँ, ये 5-7 पॉइंट है, 5-7 पॉइंट लिख लो। क्षेत्र भ्रमण कोई ऐसा टेक्निकल नहीं है। पहला क्षेत्र भ्रमण का लाभ क्या होगा? हाँ, ये अमूर्त ज्ञान को मूर्त रूप में देखेंगे नहीं, अभी इसको भी लिखेंगे। पहला जो होगा उसको हम थोड़ी सी भाषा चेंज कर रहे हैं। बालक सैद्धांतिक संकल्पनाओं को प्रत्यक्ष और वास्तविक रूप में देखता है तो उनसे वो कनेक्ट होता है, और कनेक्ट होता है तो वो जटिल अवधारणा उसके, जैसे आप बालकों को वहां ले गए, मान लीजिए अभी आप बालकों को परमाणु विस्फोट के बारे में बता रहे हैं कि परमाणु विस्फोट ऐसे हुआ और ऐसे हुआ, या परमाणु परीक्षण ऐसे किया, और बालक को आप पोखरण ले, आप में पोखरण का एक बच्चा तो था कोई, अभी मेरे को मिला था पोखरण का, आप थे? हाँ नहीं, तो अब आप उस चीज को, मेरी बात सुने, प्रत्यक्ष उस स्थान में जाकर के परमाणु परीक्षण जहां पे हुए, बच्चे उस चीज का अधिगम कर पाएंगे। आप जापान में जो परमाणु विस्फोट हुए, हम कहीं जब केमिस्ट्री में और उसमें बात करते हैं तो ये कई सारे संदर्भ जोड़ते हैं, विश्व कप के कई सारे संदर्भ जोड़ते हैं, तो आप संबंधित स्थानों पर ले जाते हैं तो बच्चे ज्यादा अच्छे से उसको अधिगम कर पाते हैं। संग्रहालय में ऐसी कई सारी चीजें होती हैं जो उस टाइम की, अब प्राचीन काल में जो पत्थर जो होते थे, जो नमूने जो प्राप्त हुए, उनकी कार्बन डेटिंग करके कैसे वो प्राप्त किया गया है, और कार्बन डेटिंग करके पता लगा कि 5000 साल पुराना है, और वो कार्बन डेटिंग आप केमिस्ट्री में आप बता रहे हो, तो बच्चों को ये समझ में नहीं आएगा कि 5000 साल पुराना पत्थर कैसे होता होगा। वो जब प्रत्यक्ष जब देखेगा और जब उसका कालक्रम, क्रोनोलॉजी जब पढ़ेगा, कालक्रम पढ़ेगा, तो उसको समझ में आएगा। तो क्षेत्र भ्रमण के कई सारे लाभ होते हैं। विज्ञान में क्षेत्र भ्रमण के लाभ ये है, नंबर 1 लिखो, नंबर 1, जटिल अवधारणाओं, जटिल अवधारणाओं पर सैद्धांतिक रूप से बनी, जटिल अवधारणाओं पर सैद्धांतिक रूप से बनी अस्पष्ट समझ को, अस्पष्ट समझ को प्रत्यक्ष एवं वास्तविक अनुभवों से, प्रत्यक्ष एवं वास्तविक अनुभवों से स्पष्ट बनाना, स्पष्ट बनाना। नंबर 2, बालकों की वैज्ञानिक जिज्ञासाओं, बालकों की वैज्ञानिक जिज्ञासाओं, वैज्ञानिक जिज्ञासाओं की पूर्ण संतुष्टि करना, वैज्ञानिक जिज्ञासाओं की पूर्ण संतुष्टि करना।
अगला, बालकों की सूक्ष्म निरीक्षण क्षमता। बालकों की सूक्ष्म निरीक्षण क्षमता का विकास करना। सूक्ष्म निरीक्षण क्षमता का विकास करना। नेक्स्ट, बालकों में सूक्ष्म निरीक्षण क्षमता का विकास करना। नेक्स्ट, बालकों में अन्वेषण। बालकों में अन्वेषण, अन्वेषण कहते हैं खोज को। बालकों में अन्वेषण, क्वेश्चन को लिख लो, खोज। अन्वेषण, अन्वेषण लिखूं? अन्वेषण यानी कि खोज की प्रवृत्ति का विकास करना। आवाज नहीं आ रही है? मैं माइक को थोड़ा सा पास कर लेता हूं, ज्यादा जोर से बोल रहा हूं ना तो गले पे एकदम प्रेशर आ रहा है मेरे। अन्वेषण प्रवृत्ति यानी कि खोज प्रवृत्ति का विकास करना। नेक्स्ट लिखो, बालकों के वैज्ञानिक चिंतन को, बालकों के वैज्ञानिक चिंतन को आधार देना। बालकों के वैज्ञानिक चिंतन को आधार देना। नेक्स्ट लिखो, वैज्ञानिक चिंतन को आधार देना। नेक्स्ट, अमूर्त अवधारणाओं को अरे ज्यादा जोर से खांस रहा हूं तो फिर चक्कर भी आ जाते हैं। अमूर्त अवधारणाओं को, वो गले पे जोर लग रहा है तो फिर चक्कर आ जाते हैं। अमूर्त अवधारणाओं को, अरे 2 दिन में तुमको निपटा करके चला जाऊंगा, घर ही आराम करना है मेरे को। कम से कम 1 महीने तक मैं जोधपुर की तरफ पैर करके भी नहीं सोने वाला। रात को भी नींद आ जाएगी कि उधर करवट जोधपुर की तरफ हो गई है तो धड़ाक से बदल करके डूंगरपुर बांसवाड़ा की तरफ कर लूंगा। नहीं, इस बार की ट्रिप मेरे लिए सच में थोड़ी सी, मैं शुरू में आया था बहुत एनर्जी से आया ही था, लेकिन इस बार पता नहीं ट्रिप में या तो मौसम बदलता है, बदलता मौसम है, स्वास्थ्य एकदम ऐसा गड़बड़ हुआ 2 दिन से, बहुत ज्यादा ही दिक्कत हो रही है मुझे। अरे लिख लो, अब लिखो, वैज्ञानिक चिंतन को आधार देना है। अगला क्या लिखा? हाँ, अमूर्त, अमूर्त अवधारणाओं को मूर्त अनुभवों के माध्यम से, मूर्त अनुभवों के माध्यम से स्पष्ट करना। अगला लिखो, विज्ञान के पुस्तकीय ज्ञान को, विज्ञान के पुस्तकीय ज्ञान को, विज्ञान के पुस्तकीय ज्ञान को दैनिक जीवन से जोड़ना। विज्ञान के पुस्तकीय ज्ञान को दैनिक जीवन से जोड़ना। अगला लिखो, सृजनात्मक एवं रचनात्मक प्रवृत्तियों का, हाँ, सृजनात्मक एवं रचनात्मक प्रवृत्तियों का, सृजनात्मक एवं रचनात्मक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन करना। रचनात्मक एवं सृजनात्मक प्रवृत्तियों का प्रोत्साहन करना। तो ये कल के सेशन में मैं जो और बाकी के जो 2 चीज बची हैं उसमें मैं कल बात करूंगा। उसमें आपको मेरी विशेष जरूरत है, जहां पे मैं आपको विज्ञान के सिलेबस के 2 बिंदु मैं कल लूंगा, दोनों बड़े बड़े, और वो कल इस हिसाब से लेंगे कि वो कल निपट जाएंगे। अभी बचे हुए टाइम में मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ एनसीएफ 2005, क्योंकि इसमें आपको मेरी जरूरत है। एनसीएफ 2005 आपके सिलेबस में है, और मैं आपको देखो बता दूं कि आपके विज्ञान के सिलेबस में, शिक्षण विधियों के सिलेबस में, पिछले साल वाले में जो अभी नवीनतम सिलेबस है
उसमें केवल एनसीएफ 2005 है। पिछले सिलेबस में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 92 और एनसीएफ 2005, ये तीनों चीज थी, तीनों। ये 2021 तक के सिलेबस में, जो 2022 में सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ उसमें उन दोनों को हटा दिया, पुरानी चीजों को हटा दिया, एनसीएफ 2005 ले लिया। और मैं अब ये उम्मीद कर रहा हूं कि जैसे इस साल 2024 में आपकी जो परीक्षा होगी, शायद इसमें अगर आ जाए तो आ जाए, हो सकता है इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि लागू इसी साल से होगा तो इतनी जल्दी शायद नहीं आए। तो अगली बार जब कभी सेकंड ग्रेड की एग्जाम होगा वहां पे एनसीएफ 2023 आएगा। एनसीएफ 2023 ये आ चुका है, मतलब अभी लागू होगा स्कूलों में एनसीएफ 2023। लेकिन मैं इसको एक बार मैं क्लियर कर देता हूं, थोड़ा सा समझ लें आप। एनईपी 1986, एनईपी 1968, प्रोग्राम ऑफ एक्शन देखो, एक सिनेरियो समझो, आप लोग शीर्षक नए पेज पर डाल लें। मैं आपको एनसीएफ 2005 में आपको इसलिए बता रहा हूं, और मैं आपको जो बता रहा था कि एनसीएफ 2023 आ भी जाएगा तो भी एनसीएफ 2005 अप्रासंगिक होने वाला नहीं है, क्योंकि एनसीएफ 2005 के ही बहुत सारे सुझाव ट्रांसफर हुए हैं वहां पे। तो 99% तो मुझे नहीं लगता है कि अगर 2024 में विज्ञप्ति निकली आपकी और सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति की, जैसे हम उम्मीद कर रहे हैं कि जनवरी या फरवरी तक आ जानी चाहिए और एग्जाम जो है वो जून जुलाई तक पॉसिबल हो जाए, और इसकी प्रबल संभावना है। प्रबल संभावना की मैंने आपको 2-3 कारण बताए थे कि लेक्चरर जो है वो वाइस प्रिंसिपल जो बने हैं या प्रिंसिपल अभी बनने वाले हैं, अब चूंकि नई सरकार का गठन हो गया है, कल शायद शपथ भी लेने वाले हैं, तब ये सारे कार्यों में गति जैसे आएगी तो सारे विभागीय कार्य जो इतने 3-4 माह से रुके पड़े हैं वो सारे कार्यों में गति आएगी, तो ये सारे काम होंगे। और सबसे ज्यादा हॉट जो भर्ती 2 है वो लेक्चरर और सेकंड ग्रेड की, थर्ड ग्रेड की 2 लगातार भर्ती अभी हुई है, उसमें आपका समय लग सकता है। लगातार 2 भर्ती हो गई, एक 48,000 की हो गई है, उससे पहले 21,000 की हो गई थी, 15,000 की हो गई थी, वो 15,000 तो फिर वो 21,000 इधर डाल लिए थे मिला करके, फिर उनको 28,000 करके 48,000 की भर्ती कर दी। तो 15 और 48 63,000 पोस्टिंग अभी अभी हुए हैं। 48,000 इस भर्ती में हुए, 15,000 63,000 पोस्टिंग हुए, क्योंकि उस वाली भर्ती में केवल L1 के ही हो पाए थे, L2 की तो रद्द हो गई थी। तो अभी थर्ड ग्रेड में हो सकता है टाइम थोड़ा सा लगे, हो सकता है ये 2024 का मिड आ जाए, लेकिन बिल्कुल शुरुआत में 2024 की हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आरपीएस से विज्ञप्ति निकालेगी। हालांकि हम तो उम्मीद कर रहे थे कि आचार संहिता लगी थी 9 अक्टूबर को, उससे पहले कहीं 10-15 दिन पहले घोषणा हो जाती दोनों एग्जाम की, पर अब वो नहीं हो पाई, उसके रीजंस रहे होंगे कुछ ना कुछ। तो आप ये उम्मीद मान करके चलें कि जनवरी फरवरी तक आपके एग्जाम के रिलेटेड आपके कहीं ना कहीं कोई इस टाइप की सूचना आएगी आयोजन से संबंधित, और कहीं जून जुलाई तक कई एग्जाम होने के चांसेस प्रबल रहेंगे। तो जून जुलाई तक भी अगर आपका एग्जाम कंडक्ट होगा तो भी एनसीएफ 2023 शायद सिलेबस में ना लिया जाए, क्योंकि एनसीएफ 2023 उसी दौर में लागू हो रहा होगा। अगर उसके कुछ अंश डाल दें, सिलेबस कुछ होगा, अभी चेंज ही 2022 में हुआ है, आपका 2022 में चेंज हुआ है। तो मैं अगर जैसे मान लीजिए एक बात अगर ये कर दी जाए कि 2022 में जो चेंज हुआ 2023 में वापस चेंज हो गया, सपोज मान लीजिए चेंज हो गया, तो अब आप मुझसे ये पूछो कि जो हमने शिक्षण विधियों का जो वर्तमान सिलेबस है उसमें क्या चेंज होगा, क्या चेंज होगा, ये पूछो। सुनो तो फिर सुनो, देखो विज्ञान, अर्थ परिभाषा, अभिप्राय, प्रकृति कभी नहीं हट सकती, उद्देश्य ब्लूम टैक्सोनॉमी कभी नहीं हट सकती, मूल्यांकन कभी नहीं हट सकता, निर्धारणात्मक उपचार आज तक भारत में या राजस्थान में 10 बार चेंज हुए होंगे, तो 10 बार जो अंगद की तरह पांव गड़ा करके बैठे यही टॉपिक बैठे और कभी हट नहीं सकते, क्योंकि इनके बिना शिक्षण विधि है ही नहीं। मूल्यांकन कभी हट नहीं सकता, निर्धारणात्मक परीक्षण उपचारात्मक शिक्षण कभी हट नहीं सकते। तो हट कौन से टॉपिक सकते हैं, वो हटेंगे वही छोटे छोटे टॉपिक। कौन से, जैसे मैं अभी वैज्ञानिक साक्षरता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ये जो छोटे छोटे टॉपिक है ये हट सकते हैं। अच्छा, पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत जिसको मैं कल आपको लूंगा वो नहीं हट सकता, पाठ्यचर्या निर्माण का सिद्धांत।
प्रश्न पत्रों का ब्लूप्रिंट जो आपको कर लूंगा वो नहीं हट सकता। एनसीएफ 2005 ये अगर हटेगा भी और नया अगर आएगा भी तो भी एनसीएफ 2005 आपके लिए रिलीवेंट है, क्योंकि एनसीएफ 2005 की सारी बातें, अधिकांश बातें उसमें है। लेकिन अगर नहीं हटा तो एनसीएफ 2000 फिलहाल आपके सिलेबस में है, और मुझे लगता है कि मुझे फिलहाल आपके सिलेबस के साथ क्या करना चाहिए, बताओ, आप सुझाव दो। एनसीएफ 2005 को पढ़े, हाँ पढ़ना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं एनसीएफ 2005 से वो करेक्टेड होंगी। तो मैं चले अब आपको शीर्षक तो डालें आप लोग एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2005 और भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों की स्थिति तो अभी तक ये है, और एनसीएफओ की ये है। मैं आपको बताता हूं, देखें इधर देखें, भारत में अब तक कुल मिलाकर के 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां आई हैं। ये जो अभी नहीं आई, ये तीसरी है। सबसे पहली एनईपी 1968 में आई, दूसरी एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में आई, और तीसरी एनईपी 2020 में नरेंद्र मोदी जी के टाइम में आई, वो राजीव गांधी जी के समय और वो इंदिरा जी के समय। बीच में ये पीओए जो आया, पीओए ये आपके सिलेबस में था, ये आपके सिलेबस में था पहले, ये पूरा का पूरा ये नहीं था, ये दोनों सिलेबस में थे। ये जो पीओए जो आया ये क्या था, इसका पूरा नाम था प्रोग्राम ऑफ एक्शन, और इस प्रोग्राम ऑफ एक्शन को संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी कहते हैं। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति। कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधन किया था? 1986 वाली में आचार्य राममूर्ति के नेतृत्व में एक समिति बनाई, उसने एक संशोधन दिया, और वो सारा का सारा मैंने सेकंड ग्रेड पिछले वाली बैच में, मुझे इसलिए याद है कि आपके बैच इस वाली सेकंड ग्रेड से पहले जो मैंने सेकंड ग्रेड बैच पढ़ाए थे उसमें मैंने ये तीनों पढ़ाई थी, वो सेकंड ग्रेड बैच में तीनों में थे। तो एनईपी 1986 में, संशोधन 1992 में हुआ, आचार्य राममूर्ति उसके अध्यक्ष थे और उन्होंने किया, और ये एनईपी 2020। एनसीएफ भारत में कितने आए हैं अब तक? जो अभी नया आया है एनसीएफ 2023 जो आएगा उसको हटा दो। एनसीएफ भारत में कितने आए हैं? और भारत में जो एनसीएफ अब तक आए हैं वो अब तक आए हैं एनसीएफ 1975 पहला आया, दूसरा एनसीएफ 1988, तीसरा एनसीएफ 2000, और चौथा जिसको हम पढ़ने वाले हैं एनसीएफ 2005। तो ये 4th एनसीएफ था, और 5th हमारा अभी आने वाला है ना। और ये 1st राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, ये 2nd राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, और ये 3rd राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। ये हमारी इसकी स्थिति है। इससे पहले इसके साथ साथ हम कुछ और उल्लेख उनको भी कर लेते हैं। जैसे भारत जिस समय आजाद हुआ तो आजाद होने के बाद जो सबसे पहला जो आयोग बना भारत में नीतियों के नाम पे, क्योंकि आजाद हो गए थे अंग्रेजों से, तो हमारे भारत की नीतियों के निर्माण की जैसे जरूरत थी, तो डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग सबसे पहले बना। डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग जिसे हम कहते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नाम से भी जानते हैं, वो सबसे पहले बना, और उसने यूजी मतलब यूनिवर्सिटी शिक्षा में, विश्वविद्यालय शिक्षा में सुझाव का संशोधन दिया। डॉक्टर राधाकृष्णन वो थे जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति थे, और जिनके जन्मदिन को 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के तौर पर हम लोग मनाते हैं। तो डॉक्टर राधाकृष्णन उसके अध्यक्ष थे, और उन्होंने जो आयोग दिया उसको डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग के नाम से या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नाम से, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद दूसरा अत्यंत महत्वपूर्ण जो आयोग आया, जिसका उल्लेख बहुत ज्यादा जरूरी होता है, वो आया मोदालियर शिक्षा आयोग, लक्ष्मण स्वामी मोदालियर शिक्षा आयोग। और इस आयोग को भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक अत्यंत महत्वपूर्ण आयोग के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि यही वो आयोग था, मोदालियर आयोग, जिस मोदालियर आयोग को डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग, ये 1948 में आया। अभी मैं ये जो लिख रहा हूं ना, इसको आप एक तरफ नोट करके रख लेंगे, आंकड़ों के तौर पे आपके काम आएंगे, आपके एनसीए में भी काम आएंगे। और इसके बाद जो आया वो आया था मोदालियर आयोग।
मुदालियर आयोग, यह आया था 1952 में, और इसका एक और नाम था माध्यमिक शिक्षा आयोग। माध्यमिक शिक्षा आयोग, इसका नाम था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। ये मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूं, एनसीएफ 2005 की बैकग्राउंड आपको बता रहा हूं, क्योंकि हम जिस चीज को पढ़ने वाले हैं वो चीज कहां से स्टार्ट हुई और उसकी आवश्यकता पे पूरी बात चलेगी। तो मुदालियर आयोग सबसे ज्यादा क्यों प्रसिद्ध माना जाता है, बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यही वह आयोग था जिसने माध्यमिक शिक्षा को लेकर के अपना विजन दिया और अपनी नीति बनाई और कहा, क्योंकि 1952 वो साल था, आप याद उठाओ, 1952 वो साल था जिस साल भारत के पहले चुनाव हुए, भारत के पहले लोकसभा चुनाव हुए, और भारत की पहली निर्वाचित सरकार 1952 में बनी। 51 से शुरू हुए थे चुनाव और 52 तक चले, और उसके बाद भारत की पहली निर्वाचित। तो इसने मुदालियर आयोग ने सुझाव दिया कि प्रत्येक राज्य का अपना अपना एक ऐसा सेटअप हो जो उस राज्य के स्कूलों में माध्यमिक शिक्षा की देखभाल करे। और इस आयोग की सिफारिशों का परिणाम ये हुआ कि भारत के सभी राज्यों ने अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बनाया। जैसे अपने राजस्थान में जो अजमेर बोर्ड है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, इस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन इसी आयोग की सिफारिश के आधार पर, अन्य राज्यों ने भी किया, हमने भी किया, इसी आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1957 में हमने अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की। और आपको शायद कुछ बच्चों को पता हो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो अजमेर में है वो पहले अजमेर में नहीं था, इसका गठन जयपुर में हुआ था, और जयपुर से ये 1961 में ट्रांसफर होकर के अजमेर आया, और वहां से तब से वो अजमेर में है। ये मुदालियर आयोग इसलिए फेमस था। उसके बाद तीसरा और सबसे प्रमुख आयोग जो माना जाता है वो माना जाता है कोठारी आयोग। कोठारी आयोग, और ये 1964 में गठित हुआ। इस अपनी रिपोर्ट 1966 तक दी। ये था दौलत सिंह कोठारी आयोग, जिसके बारे में मैंने आपको शायद एक दिन और भी बताया था। दौलत सिंह कोठारी अपने राजस्थान के थे, उदयपुर के रहने वाले थे। तो दौलत सिंह कोठारी आयोग वो व्यक्ति थे जिनकी एक आध जगह से परिभाषा में भी आया था कोठारी आयोग का नाम। तो कोठारी आयोग वो आयोग था जिसकी सिफारिश के आधार पर भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी। 1964 से 1966 में इन्होंने दिया, 1968 में भारत की शिक्षा नीति इसके आधार पर बनी। लेकिन जो एनसीएफ आई, अब एक पहला सवाल यहां से खड़ा जो होता है वो पहला सवाल ये होता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में और एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में क्या अंतर होता है। ये मुझे बच्चों ने बड़ा अच्छा सवाल ये पूछा एक बार कि सर राष्ट्रीय शिक्षा नीति और एनसीएफ, एनईपी और एनसीएफ में क्या अंतर है ना। ये अंतर मुझे कोई बच्चा बताएगा। और स्पष्ट सरल है, आप जरा सा सोचोगे, चिंतन करोगे तो निकल के आ जाएगा उत्तर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जहां संपूर्ण शिक्षा प्रणाली को लेकर के नीतियां बनाएगी, वहीं एनसीएफ जो होता है, एनसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। तो एनसीएफ केवल करिकुलम पे बात करेगा। शिक्षा नीति संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था जो है, प्रणाली जो है, उसको लेकर के बात करेगा। एनसीएफ केवल करिकुलम और उसके नेचर पे बात करेगा। और ये जो एनसीएफ था 2005, ये इसलिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है कि इसने भारत की शिक्षण अधिगम प्रणाली में कई सारे महत्वपूर्ण बदलाव किए। और वो महत्वपूर्ण बदलाव प्रोफेसर यशपाल शर्मा जो इसकी राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष थे और जिन्होंने 1993 में अपना एक वाक्य दिया था, वो वाक्य आगे चल करके इसका प्रमुख आधार बना एनसीएफ 2005 का। और वो आधार बना, उन्होंने एक वाक्य दिया जो एनसीएफ से जुड़ा बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार परीक्षा में आता है कि लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना बोझ के शिक्षा। एनसीएफ 2005 का ध्येय वाक्य क्या था, एंड दैट वाज लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना बोझ की शिक्षा। ये प्रोफेसर यशपाल ने दिया। आपको पता है कि इस साल मैं शायद आपके उसमें जिक्र किया था, इस साल जो सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था उसमें सेकंड ग्रेड सामाजिक में एक सवाल आया।
प्रोफेसर यशपाल जो थे वो राष्ट्रीय शिक्षा एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष थे। 21 फोकस समूहों का गठन इसके अंदर किया गया, 21 फोकस समूहों का। उसमें विज्ञान के, गणित के, सामाजिक के, भाषाओं के, सबके अलग अलग फोकस समूह थे, क्योंकि पूरे राष्ट्र को लेकर के था। इस साल अभी इसी वर्ष की मैं बता रहा हूं, जो बिल्कुल ताजा जो हुई, उसमें एक प्रश्न आया, शायद ये मैंने आपको बताया था कि सामाजिक के पेपर में एक प्रश्न आया, आप देखना, उसमें एक प्रश्न आया था कि सामाजिक विज्ञान के एनसीएफ 2005 में सामाजिक विज्ञान के उसके अध्यक्ष कौन थे फोकस समूह के। और आप देखो आश्चर्य की बात कि मैं सारे प्लेटफॉर्मों की बोला हूं, आप समझ जाओ कि जितना भी प्लेटफॉर्म है सब प्रोफेसर यशपाल शर्मा को टिक कराते जा रहे थे। और मैं जिसमें वो सेशन जैसे देख रहा था, क्योंकि मेरे अंदर एक आदत ये होती है कि सेशन जो है मैं 1-2 घंटे या जैसे रात तक आंसर किए तो आराम से करता हूँ। इनको जो एकदम वॉच आ जाएंगे, व्यूज आ जाएंगे, इतना 10 बार 15, 20 हजार, 50 हजार व्यूज आ जाए, वो चीज मेरे को व्यूज की चिंता नहीं होती है। मैं सोचता हूँ कि बच्चों तक आंसर किया है तो जल्दबाजी ना हो। और जितना भी प्लेटफॉर्म में जल्दबाजी की, उसका परिणाम ये निकला कि कई सारे उत्तर ऐसे गलत प्रेषित हुए और बाद में फिर अपना मुंह लेकर के बैठे रहे। फिर बाद में पता लगता है कि क्या विशेषज्ञ है। तो मैं जैसे सेशन देख रहा था, आंसर की जैसे आई और उसमें लगातार सब लोग चालू हुए, मैं जिसको देख रहा था प्रोफेसर यशपाल शर्मा, सब प्रोफेसर यशपाल शर्मा। तो मैंने कहा, क्योंकि एनसीए पे मैंने काम किया हुआ है IRCTC में, तो मैंने उस समय कहा मैंने प्रोफेसर यशपाल शर्मा इसके नहीं है। मैंने तुरंत अपनी लाइब्रेरी में जाकर के अपनी पुस्तकों को खंगाला, वहाँ पे जो सामाजिक विज्ञान का फोकस समूह था उसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर गोपाल गुरु, विकल्प में था, आप देखना विकल्प में प्रोफेसर। तो मैंने वो अपनी आंसर की सुबह जारी की थी, और अकेला मैं एक प्लेटफॉर्म, तो पूरे राजस्थान के प्लेटफॉर्म, अगर 100 प्लेटफॉर्म है तो 99 प्लेटफॉर्म ऐसे थे राजस्थान के जिन्होंने प्रोफेसर यशपाल को कराया। एक सिंगल प्लेटफॉर्म मेरे को बता देना, आप सबको भी चुनौती दे रहा हूं, जिसने प्रोफेसर गोपाल गुरु के बारे में सोचा भी हो, उनको पता ही नहीं था कि प्रोफेसर गोपाल गुरु है कौन। तो प्रोफेसर, अच्छा, सामाजिक विज्ञान का पेपर पहले हुआ था, विज्ञान का पेपर उसके बाद था, शायद सामाजिक का 21 को हुआ था, विज्ञान का शायद 24 को था, जो बाद में आउट हो गया था पेपर, है ना। तो क्योंकि मैंने आपको पता नहीं मेरे पास कितने विज्ञान के मेरे उत्कर्ष के और कितने सारे स्टूडेंटों को मैंने जो आंसर की कराई, मैंने उसमें प्रोफेसर गोपाल गुरु को टिक कराया, और बाद में गोपाल गुरु ही सही था, गोपाल गुरु ही सही हुआ। लोगों, मेरे पास कई लोगों का फोन है कि अरे रियाज सर ये कौन सी गुफा में से खोज के लाई उस उत्तर को। अरे मैंने कहा गुफा में से नहीं, यशपाल शर्मा जो आप बता रहे हो वो एनसीएफ की राष्ट्रीय संचालन समिति के पूरी होल एंड सोल अध्यक्ष है। प्रश्न होल एंड सोल अध्यक्ष थोड़ी पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है उस पेपर के। तो मेरे पास विज्ञान के और गणित के इतने सारे बच्चों के फोन आए, अरे सर अगर अलग अलग विषय को अलग है, हम भी यशपाल शर्मा सोच रहे थे, तो विज्ञान के और गणित के भी डालो। तो मैंने तुरंत, आप देखेंगे 22 दिसंबर को शायद, 21 दिसंबर को शायद दूसरा हुआ था, 24 को शायद गणित विज्ञान का था, ऐसा कुछ था, 3 दिन का अंतर था। मैंने उस 3 दिन के अंतर में, वो तारीख देख लेना, उस 3 दिन के अंतर में फिर मैंने वो सेशन किया जिससे विज्ञान और गणित वो भी पढ़ा हुआ है। जैसे विज्ञान के वो मैं आपको लिखाऊंगा, इस पर नोट्स में लिखाऊंगा। विज्ञान का जो फोकस समूह था उसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर अरविंद, और गणित का जो था उसके थे प्रोफेसर श्रीनिवास। तो ये जो निकल करके आए बाद में, वो मेरा सेशन बहुत ज्यादा व्यूज में गया लास्ट में, बहुत ज्यादा। तो हम जब कई गहनता से जाकर के इसमें जो एनसीएफ 2005 में जो बारीक बारीक बात है, वो सारी बारीक बातें मैं आपको नोट कराऊंगा, चिंता मत करो। लर्निंग विदाउट बर्डन के सिद्धांत पर आधारित था। एनसीएफ 2005 भारत का चौथा ये था। इन आंकड़ों को एक बार आप उतार के रखो, एक बार ये सब आपके काम आएंगे। प्रथम एनसीएफ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, और ये जानेंगे। और ये आप इसको एक बार इनको उतारो, इनको बस एक आंकड़े के तौर पर उतारो, भाषा भाषा नहीं लिखने पर आंकड़े के तौर पर इनको उतार के रखो। और आपके में एनसीएफ 2023 आएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आएगी, तो भी ये सब आंकड़े आपके काम के हैं, क्योंकि आप इन आंकड़ों को नहीं, उससे अलग नहीं कर सकते हो आप। मैंने आपको भूमिका इसकी सारी मैंने बता दी है, इन सब नीतियों की और एनसीएफ की। इसके बाद हम लोग अभी बात करेंगे तो फिर सारी बारीक बातें मैं आपको वहां लिखाई दूंगा। और ध्यान रखो आपकी एनसीएफ 2005 में, हालांकि मैंने
जो अपने प्लेटफॉर्म पे पढ़ाया था वहाँ तो मैंने पूरा एनसीएफ पढ़ा दिया है, लेकिन आपके एनसीएफ 2005 में आपको 2 तरीके की चीजें नोट करनी है बस, बाकी नोट नहीं करनी है, क्योंकि आपकी में एनसीएफ 2005 लिखा हुआ, उसमें कोष्ठक में एक वाक्य और लिखा है, अगर आपने सिलेबस देखा हो। बताओ कौन बताएगा? आपके पास सिलेबस रखा हो तो देख के मत बताना। सिलेबस आपने मुझे दिया था, मैंने आपको लौटा दिया था, उसमें एक लिखा हुआ है एनसीएफ 2005 विज्ञान के संदर्भ में। देखो शायद उसमें मेंशन है, एक बार देख लो, है लिखा हुआ ना विज्ञान के संदर्भ में। तो मैं आपको एनसीएफ 2005 पूरा तो नहीं लिखाऊंगा, क्योंकि पूरा तो जैसे पूरा भी इतना बड़ा नहीं है, पूरा भी जैसे मुश्किल से 1.5-2 घंटे में हो जाएगा, सारे प्रावधान में लिखा दो, लेकिन उसके जो प्रमुख जो सिद्धांत है जो कॉमन है सबके लिए और विज्ञान को लेकर के जो बात की गई है उसको केवल मैं आपको फोकस कराऊंगा, क्योंकि विज्ञान प्रश्न जो बनेगा वो एनसीएफ 2005 विज्ञान को लेकर के, जनरल प्रश्न नहीं बनेगा। हाँ, अगर एनसीएफ 2005 आपकी साइकोलॉजी में हो, है ना, साइकोलॉजी में होता तो फिर एनसीएफ 2005 के सारे प्रावधान जो 5 मार्गदर्शी सिद्धांत है वो तो हम वैसे भी लिखेंगे। एनसीएफ 2005 का आधार क्या था वो सारी लिखेंगे, राष्ट्रीय फोकस समूह कितने थे ये लिखेंगे, जो प्रमुख बातें जो इंट्रोडक्टरी बातें हैं वो लिखनी है, मार्गदर्शी सिद्धांत लिखने हैं, फिर बाकी के अन्य विषयों के संबंध में दृष्टिकोण जो है उसको खाली उल्लेख कर लेंगे, लेकिन लिखेंगे नहीं, लिखेंगे विज्ञान के संदर्भ में, क्योंकि आपका प्रश्न विज्ञान के संदर्भ में बनेगा। और बाकी जैसा आप चाहते हैं मैं तो आपको वैसा पढ़ाने के लिए तैयार हूं, मेरे ऊपर छोड़ दो कैसा पढ़ाऊं, मैं आपके साथ अन्याय नहीं करूंगा, इतना भरोसा रखा करो, है ना। चले तो लिखना शुरू करें। ये इन आंकड़ों को उतार लिया आपने, इसको भी एक बार चाहो तो उतार लो। देखो एनसीएफ 2005 की भारत के करिकुलम फ्रेमवर्क को शिक्षा प्रणाली को देन मानी जाती है, उसमें एक प्रमुख देन तो मानी जाती है सीसी प्रणाली जो आई, मूल्यांकन प्रणाली, जो बदलाव हुआ मूल्यांकन प्रणाली में इतना महत्वपूर्ण, वो एनसीएफ 2005 की वजह से हुआ। और कई सारे जो बदलाव है, टीचर के बारे में जो कहा कि टेक्नोलॉजी इतनी बदल गई है, टीचर के लिए एक बड़ा अच्छे शब्द का प्रयोग किया जो मैंने आपको बोला भी था। एनसीएफ 2005 ही वो करिकुलम फ्रेमवर्क था जिसने ये कहा कि टेक्नोलॉजी, क्योंकि जिस समय एनसीएफ 2005 गठित हुआ जिस दौर में, वो दौर सूचना संचार क्रांति का प्रचंड दौर था, जैसे आज भी है, लेकिन उस समय बिल्कुल अपने प्रारंभिक उसमें था और इतना ज्यादा इंटरनेट और उसका फैलाव हो रहा था। तो एनसीएफ 2005 ने इस बात को कहा कि शिक्षक अब अपने आप को ज्ञान का स्रोत मानना छोड़ दे। वो ज्ञान का स्रोत नहीं रहा, पहले होता था ज्ञान का स्रोत, क्योंकि उससे ज्यादा ज्ञान बच्चों के पास दूसरे तरीकों से प्राप्त करने का जरिया है। लेकिन हाँ, अध्यापक की भूमिका ये रहेगी कि वो बालकों के ज्ञान को अवबोध में बदलने का काम करेगा, सहजकर्ता के तौर पे काम करेगा, फैसिलिटेटर जिसको कहा गया। तो मैं अब आपको लिखाना शुरू करता हूं, आप पहला पैराग्राफ, हाँ इसको उतार लो, इसमें 4 लाइन है क्या। अब तो लिखाना शुरू कर दूं, लिखो। समय समय पर आई भारत की विभिन्न शिक्षा नीतियों, समय समय पर आई भारत की विभिन्न शिक्षा नीतियों तथा पाठ्यचर्या रूपरेखाओं में सदैव इस बात पर बल दिया जाता रहा कि शिक्षा प्रणाली में
बदलाव होना चाहिए। शिक्षा प्रणाली में बदलाव होना चाहिए। शिक्षा प्रणाली में बदलाव होना चाहिए, किंतु इस दिशा में एक बड़े बदलाव की आवश्यकता किंतु इस दिशा में एक बड़े बदलाव की आवश्यकता तब महसूस हुई जब 21वीं सदी का प्रारंभ कितने साल पहले हुआ? आज से 23 साल पहले, है ना। और उसी समय वो दौर था जब मोबाइल और इंटरनेट प्रवेश कर रहे थे समाज में, विश्व में। जब 21वीं सदी का प्रारंभ सूचना एवं संचार क्रांति से हुआ। सूचना एवं संचार क्रांति से हुआ। ऐसी स्थिति में शिक्षाविदों का मानना था कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाओं तथा मूल्यांकन की पद्धतियों में एक बड़ा बदलाव किया जाए। लाइन चेंज करो, पैराग्राफ चेंज करके। इस क्रम में तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय, MHRD बोलते थे इसको, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। वर्तमान में से क्या बोलते हैं? MOE, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। MOE, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, भारत का शिक्षा मंत्रालय। कब से बोलते हैं? कब से बोलते हैं? 2018 में ये प्रस्ताव लाया गया कि भारत के शिक्षा मंत्रालय को नाम बदलेंगे, और 2020 में ये नाम बदला, भारत का शिक्षा मंत्रालय नाम किया गया। चले, ये कहानी फिर सही, पहले तो लिख दो। तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय, वर्तमान भारत शिक्षा मंत्रालय ने एक नई पाठ्यचर्या रूपरेखा के निर्माण का फैसला लिया, जिसे NCF 2005 के नाम से जाना जाता है, तथा जिसका स्थान
शीघ्र ही एनसीएफ 2023, अंडरलाइन कर लेना इसको, शीघ्र ही एनसीएफ 2023 लेने वाली है, जिसका स्थान शीघ्र ही एनसीएफ 2023 लेने वाली है। पैराग्राफ फिर चेंज करें। 1993 में पैराग्राफ चेंज कर लिया। यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल अंडरलाइन करेंगे, और इन्हीं को बाद में एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय संचालन समिति का अध्यक्ष बनाया गया। 1993 में यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल ने बिना बोझ के शिक्षा, इसको अंडरलाइन करना, बिना बोझ के शिक्षा यानी कि लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना बोझ के शिक्षा यानी कि लर्निंग विदाउट बर्डन की अवधारणा दी तथा कहा कि पाठ्यचर्या निर्माण में इस बात पर अधिक विचार किया जाए कि बालकों को अंडरलाइन करो आगे, बालकों को क्या पढ़ाया जाए तथा कैसे पढ़ाया जाए, और हम जब कैसे की बात करते हैं तो हम मेथड्स की बात करते हैं, पेडागोजी की बात करते हैं। और एनसीएफ 2005 में सबसे प्रमुख बात जो की गई वो पेडागोजी को लेकर के ज्यादा की गई है। तो क्या पढ़ाया जाए ये तो इंपॉर्टेंट होता ही है, हमेशा ही इंपॉर्टेंट होता है, समय के अनुसार बदलता रहता है, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात ये की गई कैसे पढ़ाया जाए, इस पर विशेष तौर पर ध्यान। और इसीलिए मैं अभी आपको लिखाऊंगा कि एनसीएफ 2005 अधिगम के निर्मितवादी सिद्धांत पर आधारित होता है। निर्मितवादी, इससे जो मूल में रखा गया वो कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी को रखा गया, यानी कि बालक ज्ञान का निर्माण स्वयं करेगा, गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाए। इसके जो 5 मार्गदर्शी सिद्धांत जिसको हमको लिखने हैं उसमें इस बात को कहा गया कि बालक केवल पुस्तकी ज्ञान तक केंद्रित न रह जाए, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में गतिविधियों के माध्यम से सीखने पर बल दिया जाए। तो एक नया शब्द आया ABL, वो पहली बार हमने सुना ABL। एक नया शब्द आया मूल्यांकन में CCE, वो हमने पहली बार सुना। मूल्यांकन जो CCE आया वो इसी की सिफारिश के बाद आया। एक सीखने सिखाने की प्रक्रिया में ये जो नया वर्ड आया ABL, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, गतिविधि आधारित शिक्षण, यानी कि बच्चा सीखे, पढ़ा करके नहीं सीखे, गतिविधियों के माध्यम से सीखे। ये जो सारी बातें शामिल हुई वो इसी में शामिल हुई। तो लिखे हैं, लाइन चेंज करें। प्रोफेसर यशपाल के इन सुझावों को एनसीएफ 2005 में शामिल किया गया। एनसीएफ 2005 में शामिल किया गया तथा उन्हें
तथा उन्हें एनसीएफ 2005 अंडरलाइन करेंगे आगे, एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय संचालन समिति का अध्यक्ष बनाया गया। राष्ट्रीय संचालन समिति का अध्यक्ष बनाया गया। इस संचालन समिति में 35 + 3 इस संचालन समिति में 35 + 3 सदस्य थे। 35 + 3 सदस्य थे, जिनमें तीन सदस्य एनसीईआरटी, अंडरलाइन करो, 3 सदस्य एनसीईआरटी से थे। कुल 35 सदस्यों की समिति थी, कुल 35, 3 सदस्य एनसीईआरटी के थे। और ये मैंने इसलिए लिखा है कि परीक्षा में ये अलग अलग खंड के तौर पर पूछे जाएंगे। प्रोफेसर यशपाल शर्मा राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष थे, कुल सदस्य 35 थे, और अगर एनसीईआरटी के भी 3 सदस्यों को शामिल कर लिया जाए तो 38 सदस्य थे। लिखो, इसमें राजस्थान से एकमात्र सदस्य रोहित धनखड़, इसमें राजस्थान से एकमात्र सदस्य रोहित धनखड़ थे। तथा समिति के अन्य सदस्यों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविद, वैज्ञानिक, विषय विशेषज्ञ, तथा अध्यापक शामिल थे। यानी कि जो समिति थी राष्ट्रीय संचालन समिति 35 की, उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविद थे, टीचर्स थे, विषय विशेषज्ञ थे, वैज्ञानिक थे, सबको शामिल किया गया। और उन सबके सुझावों के आधार पर यह दस्तावेज बना। कुल 21 राष्ट्रीय फोकस समूहों का गठन इसमें किया गया, ये जो सदस्य थे। और इसमें एक लाइन और लिखो, तथा इसमें कुल 21 राष्ट्रीय फोकस, अंडरलाइन कर लेना इसको, 21 राष्ट्रीय फोकस समूहों का गठन किया गया। ये मैंने लिखा है राष्ट्रीय फोकस समूह, तथा इसमें कुल 21 राष्ट्रीय फोकस समूहों का गठन किया गया। और एक लाइन और लिखो, एनसीएफ, इसी में लिखना है, लाइन चेंज नहीं करनी, एनसीएफ 2005 का प्रारंभ। और ये प्रश्न परीक्षा में कई बार आया है, कई बार, कि एनसीएफ 2005 का प्रारंभ किससे होता है। तो एनसीएफ 2005 का प्रारंभ होता है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के एक प्रसिद्ध निबंध से।
उस निबंध का नाम था सभ्यता और प्रगति। और ये सवाल तो अभी 2 साल पहले परीक्षा में जुड़ा था। उसमें सभ्यता और प्रगति के अलावा नाम के अलावा उसको कुछ अलग अलग नाम दे रखे थे, सभ्यता प्रगति को जोड़ तोड़ कर करा करके लिखा है इसको। एनसीएफ 2005 का प्रारंभ रविंद्रनाथ टैगोर के प्रसिद्ध निबंध सभ्यता और प्रगति अंडरलाइन करना है इसको, सभ्यता और प्रगति। और ये ध्यान रखो निबंध है, पुस्तक नहीं है, निबंध है ये, सभ्यता और प्रगति से होता है। और वो लिखो जो मैं अभी बोल रहा था। आप मेरे को एक बाजार से एक पुस्तक, एक गाइड चैलेंज आपको दे रहा हूँ, किताब की दुकान में जाके खड़े होकर के बता देना, एक पुस्तक मेरे को बता देना जिसमें ये तथ्य लिखा हो कि विज्ञान के फोकस समूह के अध्यक्ष प्रोफेसर अरविंद थे। किसी पुस्तक में लिखा ही नहीं होगा, किसी गाइड में लिखा नहीं होगा, गारंटी दे रहा हूँ किसी भी, क्योंकि ये तो मैं कह के तो चला जाऊंगा, पुष्टि करने के लिए तो आप हो ना। और आपको पता है, जैसे मैं कई बार बोलता हूँ कि हाथ कंगन को आरसी के, पढ़े लिखे को फारसी के। मैं तो गणित का आदमी हूँ और सिद्ध करने पर विश्वास रखता हूँ, केवल कोरे गपोड़े नहीं मारता हूँ। मैं जिस बात को कहता हूँ या कही है उनको कभी क्रॉस चेक करके देखना जरूर कि मैं ऐसे ही बोलता था कि तो अब मेरे को, मैं अगली बार जब भी मेरी आपकी मुलाकात होगी, कुछ और बैच लेने शायद में आऊँगा, उसमें आप लोग शायद यहाँ होंगे तो मैं पूछ लूँगा, तो आपके बैच में मैं आपसे मिलने के लिए 10 मिनट तो आऊँगा कम से कम। कभी ऐसा मैं आपसे पूछूंगा, आप कन्फर्म कर लेना। ये जनरली इस फैक्ट को शामिल ही नहीं किया, लोगों को पता ही नहीं था। इसमें लाइन चेंज कर लो। एनसीएफ 2005 में, एनसीएफ 2005 में विज्ञान के फोकस समूह के अध्यक्ष प्रोफेसर अरविंद थे। विज्ञान के फोकस समूह के प्रोफेसर अरविंद थे, है ना। गणित के प्रोफेसर श्रीनिवास थे। सामाजिक का तो मैंने बता ही दिया था, वो विवाद सबकी आंसर की मैं गलत किया, सबकी। एक प्रोफेसर गोपाल गुरु मेरे ही सही था, प्रोफेसर गोपाल गुरु वो सामाजिक के थे। चले, तो ये हमारे एनसीएफ 2005 को लेकर के लाइन चेंज करके लिखेंगे। मैं मार्गदर्शी सिद्धांत चालू करता तो चर्चा मार्गदर्शी सिद्धांत पे हो जाएगी, तो फिर शुरू हो जाएगी। एग्जैक्ट टाइम कितना हो रहा है, एग्जैक्ट टाइम देखो एक बार, 5 मिनट बाकी है। हाँ, तो 5 मिनट में तो फिर वो लिखा है। जब तक ये लिख तो ले, थोड़ा सा उसके बाद लिख ले। एनसीएफ 2005 के, एनसीएफ 2005 के प्रमुख मार्गदर्शी सिद्धांत, प्रमुख मार्गदर्शी सिद्धांत 5 है। प्रमुख मार्गदर्शी सिद्धांत 5 है तथा इसमें प्रमुख मार्गदर्शी सिद्धांत 5 है तथा इसमें कुल 5 अध्यायों में, अच्छा अध्याय भी 5 है ना, एनसीएफ पूरा दस्तावेज जो है वो 5 अध्याय है। मार्गदर्शी सिद्धांत तो 5 है, वो अलग है, लेकिन पूरे उसमें जो चैप्टर जो दे रखे वो 5 दे रखे हैं, तथा कुल अध्याय भी 5 है। अरे वाक्य तो क्या लिखा, तथा इसे कुल 5 अध्यायों में वर्णित किया गया है, इसलिए हाँ, इसे 5 अध्याय में वर्णित किया गया है। When my house was on the fire, इसे 5 अध्याय में वर्णित किया गया है।
पूरा जो एनसीएफ लिखा है वो 5 चैप्टर में लिखा है। जैसे आपको पता है कि जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो 4 खंडों के 27 चैप्टर में लिखी है, 4 खंडों के 27 अध्यायों में लिखी है। उसी तरीके से एनसीएफ 2005, अब देखो इसमें 5-5 3 जगह हो गया, इसका नाम भी एनसीएफ 2005, इसके अंदर मार्गदर्शी सिद्धांत भी 5, और ये जो पूरा जो दस्तावेज है उसमें 5 खंडों में पूरा का पूरा वर्णित है। तो इसके जो 5 खंड है वो 5 खंडों में किस खंड में क्या क्या है ये विस्तार से चर्चा हम लोग कल करेंगे। तो कुल मिलाकर के आज की दुकान आप बंद करना चाहते हो तो कर लो। एक तो बात है, मुझे थोड़ा सा बस देखो, कल और परसों शायद शुक्रवार और शनिवार, मैं सोच रहा हूँ कि शनिवार तक आप सब लोग निबट जाओगे, शनिवार तक। हाँ, लाइनें कितनी बुलवाते हो? मैंने आपको अपनी फेवरेट लाइनें मैंने शायद बोली नहीं थी, नहीं, रामधारी सिंह दिनकर वाली, माना अभावों से त्रस्त सभी, ये बोली थी क्या? तो चलो आज वो मेरे मन की पंक्तियां सुन के जाओ। रामधारी सिंह दिनकर हमारे राष्ट्र कवि थे, और ये पंक्तियों को लेकर सुन के जाओ, इसमें जो मैसेज है उसको लेके जाओगे तो मुझे कहने में मजा आएगा। देखो, दिनकर जी की पंक्तियां बड़ी ओजस्वी होती हैं, और आज का जो दौर चल रहा है, इस दौर में अगर सिर्फ ये देखा जा रहा है कि आप सफल हो कि नहीं हो, आप सफल हो कि असफल हो, आप अपनी असफलता के रोने कितने भी रोते रहो, आप अपनी असफलता के रोने कितने भी रोते रहो। मैं आज सुबह सोच रहा था कि मैं बच्चों को 2 दिन से कह रहा हूं तबीयत खराब है, तबीयत खराब है, तो मैं सोच रहा था कि बच्चों को इससे क्या मतलब, बच्चों को तो पढ़ना है, बच्चों के हिसाब से मतलब नहीं है। हालांकि एक सिंपैथी में आपको एक लगाव के नाते एक चिंता, वो एक अलग बात है, मैं जनरल तौर पर बता रहा हूं, बच्चों को इससे मतलब नहीं है, आजकल किसी को किसी से मतलब नहीं है। तो आप अपनी असफलता के अपने रोने को रोते हो तो उससे किसी को मतलब नहीं है। तो इस एक सिचुएशन में बड़ी अच्छी पंक्तियां थी, मेरी बड़ी मनपसंद पंक्तियां हैं, बड़ी फेवरेट पंक्तियां, मैं उसको बहुत सुनाता हूं, और मुझे याद नहीं कि मैंने शायद आपको सुनाई है कि नहीं सुनाई है, लेकिन वो पंक्तियां हैं कि माना अभावों से त्रस्त सभी, माना अभावों से त्रस्त सभी, अवरोधों की सर्वत्र विजय, पर राही बाना लेकर आगे बढ़ने में कैसा भय। ये जो पंक्ति मैं सुना रहा हूं, इसकी लास्ट की 2 लाइन है वो बहुत अच्छी मुझे लगती है। माना अभावों से त्रस्त सभी, अवरोधों की सर्वत्र विजय, पर राही बाना लेकर आगे बढ़ने में कैसा भय, उसका पथ समझौता क्या, चलते ही जिसको जाना है, उसका रुकने का क्या काम, बढ़ते ही जिसको जाना है, और अपने शोणित से, शोणित बोलते हैं खून को, रक्त को, अपने शोणित से सींचे चल, कर्म भूमि नंदन वन है, और संघर्ष क्षेत्र है विश्व, यहां सिसकी भरना पागलपन है। तो आप कभी इस बात की भी कभी अंदर सोचा, दाद तो दिया करो कि मैं कुछ अच्छे कवियों की कुछ अच्छी रचनाओं को हमेशा याद रखता हूं। राइट, एंड थैंक यू, जय हिंद।